सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो इस प्लेलिस्ट के हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसके इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के चैप्टर में हमने अब तक क्या देखा कि एक कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज कैसे हमें फाइंड करना है या फिर कैलकुलेट करना है, जिसमें हम पहले उसका इंटरनल फ्लक्स लिंकेज और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज अलग अलग निकाल रहे थे। अब हम फ्लक्स लिंकेज कैसे निकाल रहे थे, पहले हम उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल रहे थे, फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल रहे थे और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे थे। उसके बाद हम अपना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पे आए थे। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कैसे निकाल रहे थे अपने कंडक्टर का इंटरनल का और एक्सटर्नल का, जिसका हमारा अगर हम देखते हैं कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज जो आ रहा था किसी कंडक्टर का, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आया था। और उसके बाद हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बाद हम इंडक्टेंस देख रहे थे और इनके बीच में ये रिलेशन था। ये मैंने अभी रिवीजन वाली क्लास की वीडियो का ये मेरे पास पेज है। और उसके बाद हम उसका जो इंटरनल फ्लक्स की वजह से उसका जो इंडक्टेंस कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, इंडक्शन जो उसका टोटल इंडक्टेंस है उसमें इस इंटरनल लिंकेज फ्लक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है वो निकाला हमने, जो कि इतना आया, ये कांस्टेंट टर्म आई थी। फिर उसके बाद हमने फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स देखा कि उसका जो एक्सटर्नल फ्लक्स है उसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है कंडक्टर में, जिसके लिए ये आया था हमारा। और इसके लिए इंडक्टेंस हमने ये निकाला। तो आप इसके लिए डिटेल वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सारी वीडियो अभी अवेलेबल है उसमें। और मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक से मैंने बता रखी सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप बीच में से देखोगे तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर उसके बाद हमने क्या देखा कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हो गया, एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज निकाल लिया हमने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस कंडक्टर का टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है। तो उसमें हमने ये फॉर्मूला निकाला था, ये आया था हमारा। और उसके बाद हमने इंडक्टेंस निकाला था सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए, तो जिसमें हमने 2 कंडक्टर लिए थे ऐसे ए और बी, और उसके लिए हमारा टोटल जो फ्लक्स लिंकेज था ये आया था। और उससे हमारा फिर इंडक्टेंस जब निकाला हमने तो ये आया। ठीक है, अब लूप इंडक्टेंस निकाला था तो उसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हमने 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकाला, इसमें 2 कंडीशन थी हमारी, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हमने क्या देखा कि मान लो तीनों कंडक्टर हैं, सिमेट्रिकल में इन तीनों के बीच में स्पेसिंग बराबर थी। तो हमने क्या देखा था कि फ्लक्स और इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स जो हमारा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए जो हमारा इंडक्टेंस और फ्लक्स का फॉर्मूला आ रहा था, इसके लिए भी सेम आ रहा था। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला ये और इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये। अब अगर पूरी आपको डेरिवेशन देखनी है इनकी तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो अच्छे से, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब सारी चीज़ों को बेसिक से। और ये देखो दोनों सेम था, लेकिन अब दिक्कत वहाँ पर हुई कि जब इनके बीच की जो स्पेसिंग थी वो डिफरेंट हुई। अब स्पेसिंग डिफरेंट हुई तो उससे क्या हुआ कि इनके बीच का जो फ्लक्स लिंकेज है, जो कि यहाँ पर मैंने जो 5 फ्लक्स टोटल लिख रखा है, ये ए के लिए लिखा था, बी के लिए भी सेम होता है और सी के लिए भी सेम होता है, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूले में डी आ रहा है और डी क्या था, ये देखो D1 D2 D3 बराबर डी था। लेकिन जब इस अनसिमेट्रिकल था वहाँ पर क्या हुआ था कि ये तीनों डिस्टेंस जो है हमारी वो डिफरेंट थी। मीन्स उसके फॉर्मूले में जब देखते हैं अनसिमेट्रिकल वाले, यहाँ पर देखो D1 D2 D3 कहीं मेंशन नहीं है। मीन्स अगर कोई सा भी लो डी वाला काम चल जाएगा, फॉर्मूला हमारा एक ही रहेगा तीनों के लिए। मीन्स अगर हम बी का फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंकेज देखें या फिर सी का टोटल फ्लक्स लिंकेज देखें और या फिर ए का देखें। अब यहाँ पर मेरा इनके टोटल फ्लक्स लिंकेज से क्या मतलब है, एक तो खुद का इसका सेल्फ फ्लक्स लिंकेज खुद का, मतलब इसका इस कंडक्टर का मान लो सेल्फ फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहा हूँ बी की, तो इसका जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज होगा वो, प्लस में इसका जो एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो, और जो कंडक्टर ए और सी है इनका एक्सटर्नल फ्लक्स जो होगा वो भी तो इसके साथ लिंक करेगा, तो उस वो फ्लक्स लिंकेज भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, मीन्स वो भी ऐड होगा जब हम इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह इसके लिए सिमेट्रिकल के केस में तीनों के लिए देखा हमने कि फॉर्मूला सेम आता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में क्या हुआ, तो क्या था मैंने अनसिमेट्रिकल के केस में हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था फ्लक्स का, उसमें क्या देखा हमने कि D2 और D3 ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, किस पे, D2 और D3 पे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला A B C तीनों अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग आ रहा था। मीन्स डिफरेंट हो गया। और ये हुआ क्यों डिफरेंट, इस स्पेसिंग की वजह से, स्पेसिंग हमारी डिफरेंट है इसलिए। अब बात आती है कि अब हमने देखा कि जब उसका फॉर्मूला अलग अलग आ रहा था, हमने बेसिकली किया ये था कि कंडक्टर ए के लिए निकाल लिया हमने और सिमिलरली 2 कंडक्टर के लिए हमने लिख दिया। ठीक है, ये किया था। अब अगर डेरिवेशन चाहते हो इसकी पूरी अच्छे से तो आप मुझे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आप जाके देख सकते हो अच्छे से। और उसके बाद हमने जब तीनों का इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला तो देखा भाई उनका इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी डिफरेंट आ रहा था। अब अगर हम इस डिफरेंट इंडक्टेंस के साथ अगर ट्रांसमिट करते हैं पावर को अपनी, तब वहाँ पर डिफरेंट इंडक्टेंस की वजह से डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर हम सेंडिंग एंड से कॉन्स्टेंट पावर भी सेंड करते हैं तो हमारे रिसीविंग एंड पे एक अनबैलेंस पावर रिसीव होगी। मीन्स अगर हम यहाँ से मान लो एक एग्जांपल के लिए हम 220 वोल्ट अगर हम पावर को यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं, 220 वोल्ट पावर को यहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ तो हमारी जो पावर पहुँचेगी, जब तीनों में इंडक्टेंस डिफरेंट है, तीनों वोल्टेज डिफरेंस होगा, वोल्टेज
तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा, तो रिसीविंग एंड पे जो हमें पावर मिलेगी वो भी डिफरेंट मिलेगी। ये मैंने अभी ट्रांसपोजिशन वाली अगर वीडियो देखोगे तो उसमें ये अच्छे से बताया था मैंने। और उस जो ये प्रॉब्लम हुई ना कि रिसीविंग एंड पे हमें अनबैलेंस वोल्टेज मिल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में क्या किया हमने कि एक मान लो 3 कंडक्टर थे हमारे ए बी सी, 3 पे, तो इनकी मान लो एल लेंथ थी, तो हमने क्या किया, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, L/3 यहाँ से यहाँ तक L/3, यहाँ से यहाँ तक L/3, यहाँ से यहाँ तक L/3। ठीक है, अब 2 जगह उनका कंडक्टर की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया हमने। लाइक अगर कंडक्टर ए ऐसे जा रहा था, फिर उसको हम इधर ले आए बी वाली पोजीशन पे, फिर वहाँ पर L/3 डिस्टेंस के लिए चला, फिर वो सी पे ले आए। इसी तरह बी को फिर मतलब बी को सी पे लाए, फिर ए पे ले आए, सी वाले कंडक्टर को ए पे ले गए, फिर बी पे ले आए। इससे क्या देखा हमने वहाँ पर, अगर आपको ये अच्छे से समझना है एकदम, तो मैंने ट्रांसपोजिशन वाली जो वीडियो है इससे पहले, उसमें मैंने इसे एकदम अच्छे से एग्जांपल से लेके समझा रखा है। तो आप वहाँ देखोगे कि तीनों का इंडक्टेंस देखते हैं फिर हम, कि तीनों जो वोल्टेज है यहाँ पे जो कंडक्टर है, तीनों को सेम इंडक्टेंस फेस करना पड़ रहा है और वो एवरेज है। फिर हमने ट्रांसपोजिशन के बाद, उससे पहले जो डेरिवेशन वाली वीडियो है उसमें मैंने इनका एवरेज भी ले रखा है, एवरेज लेके कैलकुलेट भी किया था, तो हमारा फाइनली ये आया था इंडक्टेंस का। अब चाहे मैं ए की बात करूँ, चाहे बी की बात करूँ, चाहे सी की बात करूँ कंडक्टर की, अब तीनों में ट्रांसपोजिशन के बाद जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया हमारा ये आया। ठीक है, और यहाँ पर हर पैरामीटर की बात जो है पर मीटर में हो रही थी हमारी, कि इसलिए कि हम किसी एक सेक्स मतलब स्टार्टिंग में मान लो हम पूरे ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ का हम तो पैरामीटर नापने जाएंगे नहीं। लाइक अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, इंडक्टेंस मेजर करना है या फिर कैपेसिटेंस मेजर करना है, तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन का तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट लेंथ का हम मेजर कर लेते हैं, और मीन्स यूनिट लेंथ, शॉर्ट लेंथ या फिर यूनिट लेंथ का हम मेजर कर लेते हैं, और जितनी लंबी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया था, और यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ GMD एंड म्यूचुअल GMD। अब हमें ये कंसेप्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो जो हमने ये इंडक्टेंस का इतना भारी भरकम फॉर्मूला देख रखा था ना, जो हमने पहले निकाला, ये निकाला, 2 अलग अलग फॉर्मूले थे। पहली बात मीन्स अगर जो हम देखें सिंगल फेज के लिए जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ रहा था वो, और या फिर सिमेट्रिकल केस के लिए जो फॉर्मूला आ रहा था वो, और इसके केस के अंदर लिए भी जो फॉर्मूला है हमारा वो देखा हमने डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ GMD एंड म्यूचुअल GMD लिया है। उससे क्या हुआ कि इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो आसान हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ये लिखा, ये इस DM और DS के टर्म में था। DM DS में मतलब था कि DM जो है हमारा म्यूचुअल GMD को शो कर रहा था, और DS जो है हमारा सेल्फ GMD या फिर कभी कभी इसे सेल्फ GMR भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा, और उसके बाद हमने देखा कि सेल्फ GMD के लिए मान लो फॉर्मूला तो ये देखा था हमने, सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लिए फॉर्मूला हमने ये देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर कंडक्टर का शेप बदल दें, हम होलो कर दें और सॉलिड कर दें, तो भी इंडक्टेंस ऑफ फॉर्मूला में डिफरेंस आ जा रहा है। कैसे, अगर हमने देखा कि होलो कंडक्टर है तो उसके अंदर से करंट पास ही नहीं होगा। जब हमने इंटरनल फ्लक्स वाली डेरिवेशन की थी, तो वहाँ पर हमने एक ऐसे लूप लेके किया था कि अंदर हम एक लूप मान रहे थे, उस लूप के अंदर जितना करंट है उसकी वजह से एम्पियर लो लगा के कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ पर जब हम लूप लेते हैं तो देखते हैं अंदर तो स्पेस से खाली है, वहाँ से करंट ही पास नहीं होगा, करंट तो इसके सरफेस से पास होगा, होलो है तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि अंदर से कोई फ्लक्स ही नहीं था और ना अंदर से कोई फ्लक्स लिंकेज था। तो उस अंदर की फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो ये वाली टर्म थी हमारी, ये 1/4 इंटू ये वाली, ये हमारी इंटरनल फ्लक्स की वजह से यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो इसे हमने एलिमिनेट कर दिया होलो कंडक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हमारा ये आया होलो कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस का। ठीक है, अब सॉलिड कंडक्टर के लिए क्या देखा हमने कि इस फॉर्मूले को हमें सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई कैसे किया, फिर हमने यहाँ पर हमने 1 2 3 फॉर्मूला यूज़ किया। ये हमारे 2 लोग के फॉर्मूले हैं, और ये हमारी एक बेसिक मैथ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने इसे यहाँ पर लिया है। मैं मीन्स देखो 1/4 था, जब वो इसके साथ आया तो यहाँ पर ये नीचे आके 0.778 R हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो इसकी सॉलिड के केस में जो इसकी इफेक्टिव रेडियस है वो कम हो गई। कैसे, वो R की सिर्फ इतनी टाइम से ही रहेगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर अब हम इस फॉर्मूले को, जो हमारा इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आया और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आया, इसको जो हमने पीछे अभी मैंने इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिखा था सेल्फ GMD और म्यूचुअल GMD के टर्म में, ये था जो, ठीक है, इससे कंपेयर करें तो इन दोनों के लिए देखो DS और DM की वैल्यू मैंने कंपेयर करके लिखी भी थी, ये और ये होलो के लिए थी, और ये हमारी DS की वैल्यू थी सॉलिड के केस में, और ये हमारी DM की वैल्यू थी सॉलिड के केस में। ठीक है, तो उसके बाद ये था कि हमने क्या देखा कि जो हमारा सेल्फ GMD है या फिर GMR है वो डिपेंड करता है साइज पे, रेडियस पे, और इंडिपेंडेंट होता है किस पे, 2 कंडक्टर के बीच की दूरी पे, मीन्स ये म्यूचुअल डिस्टेंस जो हुई ना इसके बीच में। अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट जो था हमारा म्यूचुअल GMD का। तो म्यूचुअल GMD में हमने क्या देखा कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ रहा था ना, ये वाला, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो मैं एक बार दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हो ये, जब हम इस फॉर्मूले को सेम प्रोसेस से जिससे हमने ये वाला ये सिंप्लीफाई किया था ना, ये वाला,
उस फॉर्मूले से अगर हम वैसे ही हमें अगर हम इस सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें ये मिल जाएगा मीन्स नीचे आर डैश जहाँ पे वहाँ पे आ रहा था यहाँ पे आर डैश आ जाएगा, और लेकिन ऊपर डी जो है चेंज नहीं होगा। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे ना हमारी इक्विवेलेंट फॉर्मूला जो डीएम और डीएस के फॉर्म में था, तो हमारे पास क्या आएगा, डीएस जो हमारा ये आ जाएगा और डीएम जो है हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो म्यूचुअल जीएमडी है हमारा, वो दोनों जो कंडक्टर हैं जो उनके बीच की स्पेसिंग पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट है इसके शेप या फिर रेडियस के, ठीक है। तो ये हमने अब तक देखा था। तो अभी हम जो इंडक्टेंस फॉर्मूला था हमारा इन टर्म्स ऑफ जीएमडी वो देखेंगे, और उसके बाद हम सिंगल फेज, थ्री फेज सिस्टम जो डबल सर्किट होगा उसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ठीक है, इंडक्टेंस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जीएमडी। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा है अब तक, पिछली वीडियो में मैंने लिखवाया भी था एक बार ये। तो 2 × में 10⁻⁷ log ई डी एम डी आर, ठीक है। डी एम हमारा किसे शो कर रहा था, म्यूचुअल जीएमडी, और डी आर जो हमें शो कर रहा था किसे, सेल्फ जीएमडी, और इसे हम कई बार सेल्फ जीएमआर भी बोल रहे थे। अब जीएमडी से मेरा मतलब क्या था यहाँ पे, तो मैं लिखूँ यहाँ पे जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे इंडक्टेंस के लिए, जो कि हमारा अगर सिंगल फेज 2 वायर सर्किट हो या फिर 3 फेज सर्किट हो, 3 फेज डबल सर्किट हो, हम सबके लिए यही इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ एक। और यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लाते हैं अपना कंसेप्ट सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी का, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आगे कि सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो मैंने 2 कंडक्टर बना लिए और जिनका एक सेंटर पॉइंट शो कर रहा है ये। अगर इस हमने क्या देख रखा है अब तक पीछे वीडियो में जब इसकी डेरिवेशन की थी हमने, इनके बीच का डिस्टेंस हमने डी माना था, और हमने माना था कि इनकी रेडियस जो है दोनों की आर आर है, ठीक है। और हमने इसे कंडक्टर ए माना था, कंडक्टर बी माना था इसे, और इसमें से करंट आई ए फ्लो कर रहा है और इसमें से करंट आई बी फ्लो कर रहा है, यह सब हमने मान लिया था उसमें। अब हम क्या देखते हैं कि सिंगल फेज 2 वायर के सिस्टम के केस में जो हमारे डीएम की वैल्यू होती है, डीएम उसकी क्या वैल्यू होती है, वो बराबर होता है म्यूचुअल डिस्टेंस जो बराबर होता है डी के, ठीक है। और जो हमारा सेल्फ जीएमडी है, सेल्फ जीएमडी वो कितने के बराबर होता है, हमने अभी पिछली वीडियो में ड्राइव किया था जब सॉलिड के केस में, वही वाला। तो डी एस इक्वल्स टू आर डैश था, आर डैश को हमने क्या करा था 0.7788 आर को हमने आर डैश मान रखा था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आप पिछली वीडियो देख लो, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा हूँ मैं और क्यों लिख रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अगर आप ये सोच रहे हो अब कि ये हमने सॉलिड वाला केस ही क्यों लिखा, तो भाई बात ये होती है कि जो होलो वाला केस मैंने वहाँ पे बताया था आपको, वो होलो जो कंडक्टर होता है हमारा वो प्रैक्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। क्यों, क्योंकि होलो कंडक्टर जो होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है एक डिसएडवांटेज वाला फैक्टर बन जाता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी कम होती है, इसलिए उसे यूज नहीं किया जाता। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड 3 फेज के लिए। 3 फेज सिंगल सर्किट से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं सिंगल सर्किट के लिए जो हमारा टावर यूज होता है अगर उसका डायग्राम बनाऊँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये हमारा टावर होता है जो कि 3 फेज सिंगल सर्किट के लिए यूज होता है। तो इसमें हम यहाँ पर जो है इंसुलेटर लगा लेते हैं अपना, और यहाँ से हम अपने कंडक्टर ले जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे इंसुलेटर, और मे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, मीन्स 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर डीसी भी यूज़ करनी पड़ेगी। और इसी तरह यहाँ पर एक कंडक्टर यहाँ पर ले लेते हैं अपना और हम ट्रांसमिट कर लेते हैं। और ये यहाँ पर और यहाँ पर 2 होते हैं जो कि हमारे इन कंडक्टर की सेफ्टी के लिए होता है, लाइटनिंग से सेफ्टी करते हैं इसकी, जिसे हम ग्राउंड वायर या फिर अर्थ वायर भी जैसे बोलते हैं इसे, यहाँ पर गए होते हैं जो कि ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं हमारे। और जब ये लाइटिंग होती है तो उस वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देते हैं और इन्हें हमारे बचा लेते हैं जो हमारे लाइन कंडक्टर हैं। तो इसके लिए हमारा टावर कुछ इस तरह से यूज होता है। और अगर मैं अब बात करूँ कि मान लो ये तीनों कंडक्टर कुछ इस तरह से हैं, और इनके मान लो ये 3 कंडक्टर हो गए हमारे, इनके बीच की स्पेसिंग की मैं जल्दी से कर लूँ, इनके बीच की स्पेसिंग को नेम कर लूँ मैं जल्दी से। तो ये मान लो D1 है, तो ये हो गया हमारा। अगर मैं बात करूँ कि इस केस में हमारी डीएम और डीएस की वैल्यू क्या होगी, तो 3 फेज के लिए जो हमारी डीएस की वैल्यू होती है मीन्स सेल्फ जीएमडी की जो वैल्यू होती है वो हमारी आर डैश होती है, मीन्स 0.7788 होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ तो डी एस इक्वल्स टू आर डैश 0.7788 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है।
और उस अगर मैं बात करूँ कि डी एम की वैल्यू क्या होती है, तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में जब हम कंपेयर कर रहे थे कि 3 फेज के लिए, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था उसके लिए, तो देखा था तो हमने क्या देखा था, क्यूब रूट D1 D2 D3, जैसे कि हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो D2 D3, क्यूब रूट को 1/3 पावर भी लिख सकते हैं इनका। तो ये हमारी इसके लिए डीएम की वैल्यू होगी 3 फेज के लिए। अब आती है बात कि क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए? हाँ भाई, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप देखो तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो D1 D2 D3 तीनों बराबर होगा। जब यहाँ पर तीनों को बराबर रखोगे तो D की पावर 3 हो जाएगा, ये 1/3 पावर बाहर है तो डी हो जाएगा। अगर हम रिमेंबर करो, अगर आप जब हम डेरिवेशन कर रहे थे उसके लिए इंडक्टेंस की या फिर फ्लक्स की, तो वहाँ पर ओनली टर्म डी आ रहा था, तो यहाँ भी डी ही बचेगा। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा हमारे। तो अगर मैं बात करूँ कि 3 फेज सिस्टम डबल सर्किट के लिए, तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर हमारा 3 फेज सिस्टम है, डबल सर्किट है, तो मीन्स वहाँ पर हमारे 6 कंडक्टर को ले जाना होगा। तो उसके लिए जो हमारा टावर यूज होता है कुछ इस तरह से होता है। मैं जल्दी से यहाँ पे रफली फिगर बनाता हूँ उसकी। तो डबल सर्किट के लिए हमारा कुछ इस तरह का जो टावर होता है वो यूज होता है, स्टील टावर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंसुलेटर लगा के हम अपना ले जाएंगे कंडक्टर, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ऐसे ले जाएंगे। सेम यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाएंगे अपने, जितनी रिक्वायरमेंट होगी इसकी जो वोल्टेज ट्रांसमिट करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी इंसुलेटर की उसे लगा लेंगे, और उसके बाद हम अपना ले जाएंगे कंडक्टर को यहाँ से। और यहाँ भी तो यहाँ पर हम देखो छः कंडक्टर को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक ही टावर पे। तो अभी यहाँ पर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाऊँ इसका, तो मैंने ये 6 कंडक्टर बना लिए और मैं मान लेता हूँ कि इनकी जो सबकी रेडियस है 6 की वो आर है। और अगर मैं फेज़ की बात करूँ तो यहाँ भी 3 ही फेज़ होगा, लेकिन ए बी सी, ठीक है। अगर मैं इधर वाली फेज़ की बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो फेज़ जा रहा है वो ए डैश है, और ये बी डैश है, और ये सी डैश है, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा उसे लिखूँ तो मैं बैक साइड पे लिखता हूँ। और अब अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे बना लो। तो वैसे अगर मैं बताऊँ आपको तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स बहुत कम पूछा जाता है पेपर्स वगैरह में, तो आप बस इसे नोट कर लो। बाकी इसे बस एक बार नज़र से देख के चले जाना, लेकिन इन सब चीज़ों को जो इससे पहले वाली चीज़ें इन्हें अच्छे से देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वालेंट सेल्फ जीएमडी। तो इक्वलेंट सेल्फ जीएमडी जो है हमारा डीएस होता है, ठीक है। और यहाँ पर डीएस जो निकालते हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला है DS1 मल्टीप्लाई बाय DS2 मल्टीप्लाई बाय DS3। अब ये जो DS1 DS2 DS3 है ये तीनों फेज़ के लिए, मीन्स फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ के लिए। मीन्स अगर मैं बात करूँ DS1 की, तो ये क्या है, तो मैं यहाँ उसकी एक फिगर रख लेता हूँ दूसरी, जिससे आपको चीज़ों को रिलेट करने में आसानी हो, क्योंकि वो बैक साइड चला गया पेज जो था। तो मैं यहाँ लिखूँगा DAA। इसका मतलब हुआ DAA का मतलब हुआ कि जो ये वाला कंडक्टर है हमारा, इसका खुद का जो सेल्फ जीएमडी है ना वो, ठीक है। इसी तरह फिर मैं लिखूँगा DAA डैश। इसका मतलब हुआ कि जो सेल्फ जीएमडी ए और ए डैश के बीच में, ठीक है। इसी तरह DA डैश ए, सेल्फ जीएमडी ए डैश टू ए, ठीक है। अब DA डैश ए डैश, इस ए डैश कंडक्टर की सेल्फ जीएमडी, ठीक है। तो इसकी पावर जो होती है हमारी 1/4 होती है। इसी तरह हमारा बी के लिए भी होगा, दूसरे फेज़ के लिए, और इसी तरह सी के लिए होगा। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ उन्हें यहाँ पर। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये DAA जो है और DA डैश ए डैश जो है, इन कंडक्टर का खुद का सेल्फ जीएमडी है। और ये जो है ना DA टू ए डैश और DA डैश टू ए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक A टू ए डैश जो सेल्फ जीएमडी है कंडक्टर का वो, और DA डैश ए जो शो कर रहा है जो सेल्फ जीएमडी है कंडक्टर का A डैश टू ए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं DS2 लिखूँ दूसरे पेज के लिए तो वो होगा हमारा अगर अब मैं बात करूं कि इनका खुद का सेल्फ जीएमडी क्या होगा, मीन्स ये वाली वैल्यू DAA DA डैश ए डैश DBB DB डैश बी डैश, तो इनका खुद का देखो सबकी रेडियस आर है, तो खुद सबका जो सेल्फ जीएमडी होगा वो भी सेम होगा। मीन्स वो वाली इसकी आर डैश की बात कर रहा हूँ। आर डैश क्या था हमारा 0.778 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। तो मीन्स
ये जितनी भी ना डी ए हो गया, डी बी हो गया, डी सी हो गया, या फिर डी ए डैश, डी बी डैश, डी सी डैश, इनकी वैल्यू हमारी सेम होनी है। वो क्या होनी है? 0.7788 आर, ठीक है। और ये वाला जो है ए टू ए डैश है, मीन्स इनके बीच में जो कंडक्टर है उसका सेल्फ जीएमडी है, ठीक है। तो ये जब आपको ये क्वेश्चन अगर मान लो आ भी जाता है ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें लगभग दी होंगी, और अगर नहीं भी दी हैं तो ज़्यादा आपको पाइथागोरस थ्योरम में लगा के सारी चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट म्यूचुअल जीएमडी, जिसे हम डी एम से शो करते हैं, तो डी एम की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो होगी हमारी, तो भाई यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी यूज किया है मैंने। और यहाँ पर क्या देखते हैं, ए जो है इस वाले फेज के लिए शो कर रहा है, बी इस वाले, और सी जो है इस वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तो बात ही नहीं है। म्यूचुअल जीएमडी का मतलब यही होता है कि इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो या फिर इन दोनों कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ, डी ए बी मीन्स डी ए और बी की फेज के बीच में जो म्यूचुअल जीएमडी है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं लिखूँ तो डी ए बी, तो इसके लिए होता है मेरा डी ए बी डैश डी ए डैश बी टू ए इंटू में डी ए डैश बी डैश, और इसकी पावर जो होगी हमारी 1/4 होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो डी ए बी जो है ये शो कर रहा है म्यूचुअल डिस्टेंस किसके किसके बीच में भाई, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। स्पेसिंग जो होगी इनके बीच में, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होगी वो। अब डी ए बी डैश, तो डी ए मीन्स म्यूचुअल डिस्टेंस ए और बी डैश के बीच में। इसी तरह ए डैश टू बी और ए डैश टू बी डैश, इसीलिए और फिर इसी तरह और भी जो ये म्यूचुअल डिस्टेंस है, म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन बी और सी और ए, इसी तरह होगी। मैं लिखता हूँ जल्दी से फॉर्मूला के लिए। तो ये हो गया हमारा तीनों के लिए फॉर्मूला, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वही। अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड पेज के लिए, बी और सी के बीच में ये, तो म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन, देखो बी एंड सी, बी और सी के बीच में, फिर बी और सी डैश के बीच में, बी और सी डैश के बीच में जो स्पेसिंग होगी उसकी बात हो रही है। और फिर बी डैश टू सी यहाँ पे इसके और इसके बीच में, फिर बी डैश टू यहाँ पर सी डैश है, बी डैश टू सी डैश, बी डैश टू सी डैश, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में, और यहीं पर हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी खत्म होता है। और आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।